आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बिरयानी भारत को मुगलों की देन है। होटलों के मेन्यू में भी बिरयानी मुगलई खाने की सूची में होती है। सामान्य रूप से लोग इसे सच भी मानते हैं, लेकिन ये बात भी वैसी ही है जैसी एनसीईआरटी की वामपंथी किताबों में लिखी ये बात कि मुगल बादशाह बहुत उदार और दयालु हुआ करते थे। ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के अनुसार बिरयानी पूरी तरह से भारतीय पकवान है और मुगलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिरयानी को मुगलई बताना भारतीय इतिहास के साथ हुए उसी खिलवाड़ का हिस्सा है जिसके अंतर्गत बर्बर मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने के प्रयास होते हैं। रेगिस्तान में कहां से आया चावल? बिरयानी को मुगलों की देन बताने वाले मूर्ख ये भूल जाते हैं कि अरब के रेगिस्तान में चावल नहीं होता। बिरयानी के लिए जो विशेष चावल और मसाले प्रयोग होते हैं वे सभी हमेशा से भारत में ही पाए जाते रहे हैं। मुगल इतिहास में चावल का पहला वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जब वो हिंदू कुश पार करके अखंड भारत के क्षेत्र में घुसा था। बाबर की सेनाएं भारतीय किसानों के धान की पैदावार लूट कर ले जाया करती थी। बाबरनामा में कई पकवानों का वर्णन है, लेकिन इनमें चावल से बनने वाला कोई पकवान नहीं। संस्कृत से जन्मा बिरयानी शब्द। अरबी, फारसी और तुर्की किसी भी भाषा में बिरयानी या उससे मिलता जुलता कोई शब्द नहीं है। वास्तव में बिरयानी संस्कृत से पैदा हुआ, जहां से ये फारसी भाषा में पहुंचा। फारसी भाषा में चावल को बिरिंज या बिरिंजी कहते हैं, इसी से बिरयानी बना है। फारसी में ये सभी संस्कृत के शब्द व्रीहि से आए हैं। इस्लाम के कदम पड़ने से पहले से ही फारसी साहित्य बहुत समृद्ध रहा है। फारसी और संस्कृत के बीच ढेरों शब्दों का आदान प्रदान होता रहा है, लेकिन बिरयानी जैसा कोई शब्द पुरानी फारसी में भी नहीं पाया जाता। फारसी इस्लाम के जन्म से पहले की भाषा है, जो ईरान में बोली जाती थी। मुसलमानों ने वहां रहने वाले पारसियों को मारकर भगा दिया था। आश्चर्य है कि अब वो पारसियों की भाषा को इस्लामी विरासत का हिस्सा बता रहे हैं। प्राचीन पाक कला में बिरयानी। प्राचीन भारत में बिरयानी को मांसौधन कहा गया है। इसमें मुर्गे या अन्य खाने योग्य पशुओं का मांस भी डाला जाता था। मांसौधन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। भारतीय खानपान की सबसे प्राचीन पुस्तक पाक दर्पण में मांसौधन को महाभारत काल से जोड़ा गया है। प्राचीन संस्कृत में लिखे इस ग्रंथ में मांसौधन बनाने की जो विधि लिखी गई है वो वही है जिससे आज बिरयानी बनाई जाती है। इसका लिंक YouTube पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बिरयानी को बनाना ही नहीं, जिस हांडी में ये बनती है उसे ढकने के लिए आटे की लोई के प्रयोग का भी वर्णन पाक दर्पण पुस्तक में दिया गया है। भारत में कभी भी मांसाहार का सामान्य प्रचलन नहीं रहा है, इसलिए मांसौधन कभी नियमित खानपान का हिस्सा नहीं बना। कैसे मुगलई हो गई बिरयानी? 16वीं शताब्दी में आईने अकबरी में जर्द बिरिंज नामक पकवान बनाने का वर्णन मिलता है। इसे आप कथित मुगल बिरयानी का आरंभ कह सकते हैं। पहली बार बिरयानी नाम का प्रयोग 17वीं शताब्दी में लिखी गई नुस्खा-ए शाहजहानी में मिलता है, यानी मुगलों के भारत आने के 100 से अधिक वर्ष बाद कथित रूप से बिरयानी शब्द का जन्म हुआ। यानी जो पकवान भारतीय परंपरा का हिस्सा था उसे एक नया नाम मिल गया। चूंकि बिरयानी मांसाहारी थी, इसलिए अधिकांश भारतीयों ने इसकी चिंता भी नहीं की। बाद के समय में योजनाबद्ध रूप से बिरयानी को भारत को मुगलों की महान देन के रूप में प्रचारित किया जाने लगा, यहाँ तक कि अब ये इस्लामी अस्मिता और विरासत का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे प्रयासों पर तरस खाना चाहिए। जिन असभ्य और बर्बर लोगों ने 1400 वर्ष से हत्या, नरसंहार और लूट मार के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, वो बिरयानी के नाम पर खुद को सभ्य साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिरयानी को मुगलों की देन बताना उसी तरह है जैसे पाकिस्तान तक्षशिला को अपनी संस्कृति का हिस्सा बताए।